मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बीजगणितीय और ग्राफीय रूप का निरूपण पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे और उसके साथ साथ कुछ होमवर्क भी किया था, जिसमें हम लोगों ने 3.1 प्रश्नावली को भी पूरा समाप्त किया। तो हम लोगों ने कुल 4 वीडियो में उसे समाप्त किया है, तो आप पहले बिल्कुल अच्छी तरह उसको देख लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि ग्राफीय विधि से आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। आज जो है वह है ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है, मतलब कि ग्राफीय विधि करना है और उसमें हमको हल प्राप्त करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, मतलब कि उसमें हल प्राप्त करना होता है। मतलब जैसे ग्राफ बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे और साथ में वो आपको हल यहाँ पे प्राप्त करना होगा। ठीक है, आज बिल्कुल अच्छी तरह से उसको देखिएगा, अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, मतलब आलेखीय विधि से हल। तो पहली विधि हम लोग यहाँ ग्राफीय विधि ही पढ़ रहे हैं, इससे हम हल प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। हम पिछले वाले वीडियोज में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, उन सभी एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिखा हूँ। पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा था x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 = 0, यही था। फिर यहाँ था 2x + 3y - 9 = 0। यह हम लोगों ने वीडियो 3.3 में पढ़ा था। आप वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, ये आपने कॉपी में आपने बनाया होगा। वीडियो 3.3 पार्ट 3 का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0। ये हम लोगों ने वीडियो 3.2 में पढ़ा था। ठीक है, और लास्ट तीसरा उदाहरण हमारा जो है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये वीडियो 3.3 का HW था, मतलब होमवर्क था। तो ये 3 उदाहरण आप लोगों ने पढ़े थे। आप जल्दी जल्दी से वो तीनों उदाहरण के कॉपी को अपने निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिया। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, पहला उदाहरण जब हमने पढ़ा था ये 3.3 में, तो इस उदाहरण को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें हमें ऐसा रेखा प्राप्त हुआ था, अर्थात दोनों जो था वह एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। पढ़ा था हम लोगों ने, अर्थात जो रेखाएं थी उसका आलेख था, जो ग्राफ था, उन रेखाओं वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। आप देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर है रेखाएं, यहाँ वाले में जो हम लोग वीडियो 3.2 में पढ़े थे, उसमें रेखाएं क्या हो रही थी, एक दूसरे के समपाती हो रही थी, अर्थात एक रेखा ऐसे खींची जा रही थी और उसी पर एक और रेखा थी। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ही रेखा पर दूसरी रेखा खींची हुई थी, ये मतलब समपाती थी, जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया था, हिंदी में भी आप लोगों ने लिखा होगा। और तीसरा क्या था, जो वीडियो 3.3 में आपको होमवर्क दिया गया था, इसमें जब आप प्राप्त कर रहे थे तो इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या थी, समांतर थी, मतलब रेल की पटरी जैसा होता है वैसा दोनों रेखाएं थी। अर्थात हम लोगों ने 3 ग्राफीय निरूपण पढ़ा था। पहला पढ़ा था प्रतिच्छेद करती है, दूसरा पढ़ा था संपाती, और तीसरा क्या पढ़ा था, समांतर होती है, जो 3.2 में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया। अब आप बोलेंगे कि ग्राफीय निरूपण से हम हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हल प्राप्त करना है तो हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। ये ग्राफीय निरूपण, इसको जब भी हमें हल प्राप्त करना होगा तब हम क्या करेंगे, इस ग्राफीय निरूपण में ध्यान से देखेंगे। अगर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। अगर ये संपाती होती है, संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी हुई हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे के संपाती हो, तब इसका हल कितना होगा, तो इसका अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, एक हल होगा। एक हल मतलब इसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय हल। इसका कितना हल होगा, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई भी हल ना हो, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल ना हो, केवल एक हल हो। इसमें क्या है, ये एक दूसरे के संपाती, अर्थात संपाती का मतलब यहाँ पे क्या होगा, परिमित रूप से
परिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट रूप में क्या कह सकते हैं, अनंत हल होगा। इसका हल की संख्या कितनी होगी, अनंत, अनेक होंगे, एक नहीं होगा। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे, इसीलिए इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, मतलब हल प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये एक दूसरे के समांतर है, तो आप देखिए कभी इसके कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ होगा, कभी वो एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बात आती है इसमें दो शब्द और की, ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई हल नहीं, ठीक है। अब दो शब्द और, एक होता है संगत, एक होता है असंगत। संगत और असंगत, संगत और असंगत, ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जिसमें केवल एक हल होता है उसे हम संगत कहते हैं, मतलब ये समीकरण युग्म जो होगा, जो यहाँ युग्म है, यह युग्म संगत होगा, ठीक है। जिसमें अनेक हल होंगे उन्हें भी हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, इन्हें भी संगत, इन्हें भी संगत, और जिनका कोई हल नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यही आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक हल है तो संगत है, कोई हल नहीं है तो असंगत है, अनंत हल है तो संगत है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम पहले वाले वीडियो में देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल किस टाइप का होता है। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, तो व्यापक हल कैसा होता है, तो a1x, यही था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसा ही था। और दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही था दो चर वाले रैखिक का व्यापक रूप। पहले वाले यूनिट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था। तो इसको बिल्कुल ध्यान से हम देखते हैं इन समीकरण में बना करके। तो अब यहाँ देखते हैं x की मल्टीप्लाई में a1 है, तो x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, मतलब a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान 1 हो गया। फिर दूसरा b1 का मान क्या होगा, तो y के मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, तो y के मल्टीप्लाई माइनस कर दो। फिर इसी प्रकार से c1 का मान कितना होगा, c1 का मान, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, c1 के मान में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। फिर इसी प्रकार से a2 का मान बोलिए, a2 का मान क्या होगा, a2 का मान क्या होगा, a2 का मान 3, b2 का मान 4 और c2 का मान माइनस का 20 होगा। इसी तरह से दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर यहाँ वाले में a1 का मान 2, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान माइनस का 9। फिर इधर a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान माइनस का 8 होगा। इसी प्रकार से यहां देखते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान माइनस का 4। फिर a2 का मान 2, b2 का मान 4 है y का गुणा और c2 का मान अचर पद क्या है, माइनस का 12, तो माइनस का 12। हमने सबका मान नहीं किया। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, अब तीनों को हम तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब होता है कि जब तुलना किया जाता है तो उसको एक दूसरे के बट्टा में लिख के तुलना किया जाता है, मतलब ऊपर नीचे लिख के। चलिए हम तुलना करते हैं। पहला तुलना करते हैं a1 बट्टा a2 के बराबर, a1 बट्टा a2, तो तुलना करने में कितना 1/3 आ रहा है। फिर दूसरा तुलना करते हैं हम किसका, b1 बट्टा
B2 का, बोलिए कितना होगा, माइनस का 2/4, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस से 2 से 4 कटेगा तो 1/2, माइनस का 1 क्या है 2। और तीसरा हमारा क्या है C1/C2, बोलिए इसका मान कितना होगा, तो 0/-20, 0/-20, तो जब 0 का बट्टा -20 होगा तो कभी भी 0 से किसी चीज में भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही नहीं लिख देंगे डायरेक्ट। चलिए मैं 0/, पहले -20 लिख देता हूँ, अब तब यहाँ पे बराबर में क्या लिख देता हूँ 0, ठीक है, क्योंकि किसी के बट्टा 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ ज्ञात करते हैं A1/A2, A1/A2 बराबर कितना 2/4, मतलब कितना हो गया 1/2। फिर इसी प्रकार से B1/B2, जगह नहीं बच रहा है, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी उतारने का भी जरूरत नहीं है अभी, बस खाली समझिए यहाँ पर, मैं इसको खाली मिटा देता हूँ क्योंकि इसका हमने उतार लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं इस चीज को यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1/A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2 हो गया। दूसरा हमारा क्या था B1/B2, B1/B2 बराबर कितना था 3/6 बराबर हमारा हो गया, ये भी 1/2 हो गया। और तीसरा क्या है C1/C2, C1/C2, C1 का मान -9 और इसका मान -18, मतलब इसका मान भी हमारा कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया 1/2, 9 दूना 18, 1/ क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है। इस साइड वाले का तीसरा वाला करके देखते हैं। तीसरा वाले का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, A1/A2, A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। दूसरा B1/B2 बराबर 2/4 और तीसरा C1/C2 बराबर -4/-12। 2/4 था उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा -4/12 है तो माइनस माइनस करके 4/12 है तो 1/ क्या लिखेंगे 3। इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों को तुलना किया, तुलना मतलब कि बट्टा में किया। तीनों को जब बट्टा करने पर हम यहाँ देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहला उतार रहे हैं हम, नीचे से उतार रहे हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। दूसरा उतार रहे हैं, दूसरा क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ जगह नहीं बचा था, यहाँ नीचे लिख देता हूं, इसको रेखाएं संपाती, ठीक है। अभी कुछ नहीं उतारना है, बस खाली समझिए। दूसरा वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। अभी पहले पहला को और तीसरा भी उतार देते हैं। तीसरा क्या होगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला वाले में A1/A2 का मान 1/3 था, फिर B1/B2 का मान -1/2 था और C1/C2 का मान क्या था 0 था। अर्थात ये तीनों का मान अलग अलग है, तीनों का मान बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, और ये वाला इसके बराबर नहीं है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, नहीं है। दूसरा देखते हैं, इस वाले में 1/2 था, 1/2 था, 1/2, मतलब तीनों बराबर, तीनों क्या है बराबर है। और तीसरा देखिए, इसका 1/2, 1/2, इसका भी 1/2, मतलब ये दोनों बराबर है। और तीसरा वाला क्या है 1/3 है, मतलब ये बराबर नहीं। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों क्या सिंगल भी बराबर नहीं होगा, हम इसको मिटा भी सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होगा तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, या उसका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। मतलब कब
जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा तो इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर है, तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं समपाती होगी, अर्थात उसका कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। क्या हल होगा, अनेक हल होगा, वो भी संगत होगा, ये भी संगत होगा। और तीसरा जो है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो और उसके बराबर नहीं c1 बटा c2, मतलब कि c1 बटा c2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो, मतलब इन दोनों के बराबर ना हो, तो वैसी स्थिति में ये रेखाएं समांतर होती है या इसका कोई हल नहीं होता है और ये क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला प्राप्त किया, मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला प्राप्त करा रहा था। क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ, तो पहला फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ कि यदि इतना होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इसका एक हल होगा, यदि इतना होगा तो रेखाएं समपाती होगी और इसका अनंत हल होगा, और यदि इतना होगा तो रेखाएं समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा। यही क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स में, जो इसमें से पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हमको जो लिखना है मैं अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब उसको उतार लीजिएगा। इसको उतारने की जरूरत नहीं, आप समझ लिए। रफ कॉपी में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, रफ कॉपी में समझने के लिए आप लिखना हो तो लिख लीजिए इसको। तब हम जो मेन आपको जो उतारना है मैं उस पर चलता हूँ, ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने अनुपातों की तुलना की थी। पहला हमारा था a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 था। अगर ये अगर होता है तो यह इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और इनके केवल एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो संगत कहा जाता है। नेक्स्ट है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में ये रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें आश्रित रेखा भी कहा जाता है, आश्रित, ठीक है। तो ये समपाती या आश्रित रेखाएं होती है और इनके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो ये परिमित रूप से अनंत हल, और ये क्या होते हैं, ये भी संगत होते हैं। और लास्ट हमारा है, अगर ऐसा हमें दिखाई दे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो हमें उसे समांतर रेखाएं कहते हैं और ये जो होते हैं इनका कोई हल नहीं होता है, अर्थात ये क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आपके इसमें से आ ही जाएंगे। तो आप इसमें से बिल्कुल अच्छी तरह इसको याद कर लीजिएगा कि ये रहेगा तो क्या आएगा, ये रहेगा तो क्या। मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो इस सवाल पे, इस अनुपातों की तुलना पे आधारित होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देख लीजिए लोग, किसमें प्रतिच्छेदी, कब समपाती, कब समांतर या संगत या असंगत होता है, ठीक है। इसको उतारिए फिर देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक उदाहरण देखते हैं जो कि हमारा ग्राफीय विधि पर ही रहेगा और इसमें हम लोग को हल प्राप्त करना होगा। ये जो उदाहरण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड में 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, पहला समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरा है 2x - 3y = 12 संगत है। मतलब हमको जांचना है कि ये संगत है, जांच करना है कि ये संगत है, किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा, और यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से हम लोग करते हैं। सवाल पहले उतार लेंगे। सवाल पहला हमारा है x + 3y = 6 और दूसरा सवाल है, दूसरा हमारा समीकरण है 2x - 3y = 12। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यही है दोनों। अब बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन को हम ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, तो x + 3y = 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और माइनस का इधर आ जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम मान रखते हैं एक एक करके। चलिए मान रखा जाए। पहला
x वो y बराबर रखना है क्योंकि ये वाला इधर आया है, तो y बराबर रख के बोलिए क्या रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रखा जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 6 - 3 गुणे y का मान 0 बराबर 6 - 3 में 0 करेंगे तो 0 बराबर 6। पहला इक्वेशन से तो हमें पहला प्राप्त हो गया। दूसरा हम देखते हैं y बराबर क्या रखा जाए, तो 1 रखा जा सकता है, 1 रख देते हैं। y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर रखा जाए x बराबर 6 - 3 गुणे 1 बराबर 6 - 3 एकम 3, 6 में से 3 गया 3, मतलब 1 रखने पर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। 2 तो रखा गया, तीसरा रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, मेरा समझिएगा दूसरा पेज चालू है ये, ठीक है। तो यहाँ तीसरा क्या है, y बराबर कितना रखने पर, तो y बराबर अब यहाँ हम 2 रख सकते हैं, तो 2 रखने पर, 2 रखने पर 2 रखा जा रहा है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर x बराबर 6 - 3 गुणे 2, यहाँ 2 रखा जाता है तो 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा, x बराबर 6, 3 गुना 6 बराबर 0, मतलब x का मान कितना आ गया, 0, मतलब तीनों में प्राप्त हो गया। तीनों के लिए हम लोग ये कोठा बना लेते हैं, ठीक है। पहला x और दूसरा y, बोलिए x y का मान 0 रखा गया था तो x का मान कितना आया था, 6 आया था। y का मान 1 रखा गया था तो x का मान कितना आया था, तो 3 आया था। और y का मान 2 रखा गया था तो x का मान कितना आया था, 0। पहला तो हमें प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे, परंतु देखिए मेरे पास तो जगह नहीं है, आप लोगों के पास तो जगह होगा तो एक तरफ समीकरण 1 से बनाइएगा और दूसरी तरफ समीकरण 2, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही सेम टू सेम। तो मैं दूसरी तरफ ले लेता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलिए 2 क्या है हमारा, 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 12 है, तो 2x बराबर 12 माइनस इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा। अब यहाँ 2 के ब्रैकेट में 2x के गुणा में 2 है तो 2 को उधर भेज देते हैं 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग y का, एक एक करके जैसे पहले रखा गया। तो y का मान 0 रखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे, 0 रखने पर x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12 प्लस 3 गुणे 0 बटा 2 हो गया। 12 3 गुना 3 0 0 तो 0 हो जाएगा, तो 12 का 0 0 हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो गया, मतलब ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 12 प्लस 0 बराबर 12, 12 बटा 2 बराबर 6। फिर इसी तरह हम लोग दूसरा प्राप्त करते हैं, y बराबर कितना रखने पर, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 रख करके आपको रफ में बोला था मैंने देखने के लिए, तो देखिएगा रफ में, तो 3 एकम 3, 12 3 15 बटा 2, मतलब बटा में आ जाएगा। तब हम क्या रखेंगे, 2 रख सकते हैं, तो 3 गुना 6, 12 और 6 18 बटा 2, मतलब कितना आ जाएगा, 9। 9 कुछ बड़ा नहीं हो जा रहा है, जब बड़ा हो जा रहा है तो माइनस में आ जाएंगे, जैसे बड़ा होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 0 के बाद क्या रख देते हैं, माइनस का रख देते हैं, बोलिए माइनस का 1 रख के देखते हैं, तो माइनस का 1 रखते हैं तो 12 प्लस 3 गुणे -1 बटा 2, मतलब 12 माइनस 3 बटा 2, मतलब माइनस 9 बटा 2, तो ये बटा में आ जाएगा, छोड़ देते हैं। तो माइनस 1 ना रख के क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, माइनस का क्या रखने का, 2 रखने, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। x बराबर 12 प्लस 3 गुणे माइनस का 2 बटा 2, 12 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 बटा 2, 12 में से 6 गया, 6 बटा 2 बराबर कितना हो गया, 3। यहाँ 3 आ गया, एक और बच रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सवाल क्या है, ग्राफिक विधि सॉल्व करना है, तो मैं मिटा देता हूँ। ये भी मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो कितना आया, x बराबर, नहीं अब तीसरा रखना है हम लोग को, y बराबर कितना रखने पर, y बराबर कितना है,
माइनस में हम लोग रख रहे हैं माइनस का 2, तो यहाँ बट्टा में 2 है, इसका मतलब 2 और पीछे चल जाते हैं, तो 3 और 4, माइनस का 4 रख देते हैं। माइनस का 4 रखने पर रखा जाए क्या भाई है, x है, तो x बराबर 12 प्लस 3 और गुणे में माइनस का 4 है, और बट्टा में 2, 12 प्लस 4 किया 12, 12 माइनस 12 बट्टा 2 बराबर 0 आ गया, 0 बट्टा 2 और बराबर कितना होगा 0। अर्थात इसका कोठा क्या बन रहा है हमारा, इसका कोठा बना हमारा x और y। x का मान कितना है, पहला y का मान 0, 0 तो x का मान 6, y का मान -2, y का मान -2, x का मान 3 और y का मान -4, तो x का मान 0। दोनों कोठा बन गया। अब दोनों को हम लोग आलेख में निरूपित करेंगे। ठीक है, ये समीकरण 2 का था और ये समीकरण 1 का है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ तक आप कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको उतार लीजिए, तब हम आलेख देखते हैं। चलिए अब आलेख देखते हैं। हमारे पास 2 यहाँ पर आया था जो हम लोगों ने 3 हल प्राप्त किए थे, हम लोगों ने यहाँ कोठा को उतार लिया। ठीक है, अब आलेख यहाँ बना लेते हैं। तो आप इसको ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा, तो ग्राफ की कॉपी में ऐसे ही आप लोग सजा हुआ रहता है, कोठा में प्रत्येक बना लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक कोठा को आप 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5, जितना तक जाए आप बढ़ा लीजिएगा। इधर -1 होता है, इधर माइनस में हो गया, फिर ये भी माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -1। ठीक है, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। पढ़ा है आप लोगों ने। तो अब हम इसमें अपने मान को रखते हैं। तो पहला मान हमें क्या था 6,0, मतलब x का मान 6, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का 6 और y का मान 0, तो 0 तो यही है, सबका 0 यही है, तो x का मान 6 और y का मान 0, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 6,0। दूसरा 3,1, मतलब x का मान 3, y का मान 1, 3x का मान ये रहा और y का मान 1 ये रहा, इसको दोनों बढ़ा देंगे। आपके तो ग्राफ को में बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तो बिल्कुल वही रहेगा। तो x का मान 3 और y का मान 1। दूसरा है 0,2, मतलब x का मान 0, y का मान 2, तो x का मान 0, y का मान 2, मतलब हो गया 0,2। तीनों हो गया। अब तीनों को हम लोग एक बिंदु से मिला दें। ठीक है, बिल्कुल सीधा रेखा खींचिएगा आप लोग। जब आप इसको उस पे बनाइएगा आलेख पे, ग्राफ कॉपी पे, बिल्कुल सीधा एकदम रेखा खींची जाएगी। ठीक है, और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो इस रेखा का जो हमारा समीकरण था, समीकरण क्या था, समीकरण क्या था हम लोग का, x प्लस 2y बराबर 6 था। यही था समीकरण। 0 रखने पर 6 आ रहा है, ठीक है, 1 रखने पर 1 रख x प्लस 3y था। ठीक है, 1 रखने पर 3 आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग का ये दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन समाप्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लेंगे। दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं। इसमें हमारा 6,0 है, तो 6,0 पहले लिखा जा चुका है। दूसरा है 3,-2, तो 3 है x का मान और -2 है y का मान, तो इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, जहां मिलेगा हो जाएगा 3,-2। भाई x y का मान -2 है, तो -2 नीचे ले लिया गया। और दूसरा है 0,-4, तो 0 ये रहा और -4 यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा 0,-4। अब एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीनों बिंदु को आपस में मिला लीजिए। स्केल से मिलाइएगा, बिल्कुल सीधा मिल गया। ये बिंदु यहाँ से और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु को जो आप लोगों ने मिलाया है, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो जो इस समीकरण का नाम होगा, इस समीकरण का जो नाम होगा उस बिंदु का नाम आप क्या कर लीजिएगा, उसमें रख लीजिएगा। सर इसका नाम था 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 12 था।
तो दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ दर्शा दिया। दोनों इक्वेशन को दर्शाने पे हमें पता चला कि एक बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या है, संगत है। तो हिंदी लिखना होगा, यहाँ हिंदी लिखना होगा, समीकरण युग्म, पहला समीकरण क्या है, x + 3y = 6 और 2x + 3y = 2 का आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका अद्वितीय, पढ़ाए थे आप लोग को, अद्वितीय हल होगा और यह समीकरण युग्म, हमको बताना था कि संगत है कि असंगत है। तो हमको यहाँ पे कैसा आ रहा है, मिल रहा है एक बिंदु पर, तो ये क्या होगा, संगत होगा। तो यह समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, हल हमको बताना है, तो हल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, इसीलिए हल बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, हल बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, x बराबर कितना, x का मान 6, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, और y बराबर 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु को भी लिख सकते हैं कि एक बिंदु, चाहे आलेख, ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि आलेख बिंदु, और बिंदु का नाम लिख सकते हैं 6,0 पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसका अद्वितीय हल होगा। यह समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा, और इसका हल कितना है, तो x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये सवाल समाप्त होता है। तो अब आपने जान लिया होगा कि ग्राफीय विधि जो आप पीछे पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ग्राफीय निरूपण किया, हल नहीं लिखते थे हम लोग, और आज हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राफीय विधि का हल भी लिखेंगे। मतलब हल बराबर x बराबर इतना, y बराबर इतना। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक है, मतलब इस क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। बिल्कुल अच्छी तरह से टॉपिक को देखिएगा। आज वाला वीडियो में से आपके निश्चित है 2 से 3 नंबर आपके 1 नंबर या आ जाएंगे, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन ग्राफ से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग होमवर्क को देख लेते हैं, जल्दी इसको उतार लीजिए। चलिए अब बारी होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है, बिल्कुल वही सवाल रहेगा, ग्राफ द्वारा हल ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। मतलब हमको ग्राफ द्वारा पहले इसको हल ज्ञात करना है, और निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब ये तीनों में से हमको जांचना है कि ये है कि कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये तीनों में से कोई एक होगा, जिसको आप ज्ञात कीजिएगा। ज्ञात करने के बाद आप उसका आलेख बनाइएगा, और जो अगर आएगा उसको हिंदी में लिख दीजिएगा कि ये समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल होगा, और अगर संपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा, उसी तरह आलेख बनाइएगा, आलेख के अनुसार बताइएगा कि इनमें से क्या है। और अगर कोई हल नहीं है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, अद्वितीय हल अगर तो हल को लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ हिंदी में लिखा था, और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसका तो अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा होगा आप उसको करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, जो भी आपका आ रहा हो ग्राफीय विधि से। ठीक है, हाँ एक और बात, मैंने अभी आपको जो सारणी लिखवाई थी उसमें मैंने गलती से यहाँ परिमित लिखवा दिया है, अपरिमित कर लेंगे उसको। ठीक है, उस कॉपी में अपरिमित कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है होमवर्क समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे कि एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।